इसीलिए प्रीति लखनऊ आई थी और कोर्ट का काम खत्म होने के बाद वो बस स्टैंड पहुंची और दिल्ली जाने वाली बस पकड़ ली। लेकिन उस बस में एक औरत की सोने की चैन चोरी हो गई। इससे बस में बड़ा हंगामा मच गया और आखिरकार बस को पुलिस स्टेशन में रुकना पड़ा, जिससे काफी देर हो गई। फिर जब बस लखनऊ के थाने से निकलकर जब दिल्ली की ओर रवाना हुई, तब शाम ढल चुकी थी। तब सर्दी के दिन थे और जैसे जैसे शाम से रात हो रही थी, ठंड भी बढ़ती जा रही थी। वैसे आने से प्रीति ने सोचा था कि उसका कोर्ट का काम जल्दी हो जाएगा और दिन रहते ही वो दिल्ली जल्दी पहुंच जाएगी। इसलिए उसने न स्वेटर लिया था न शाल लिया था। लेकिन अब देर होने की वजह से और ठंड बढ़ने की वजह से वो कांपने लगी थी। तब उसके बगल में एक जवान लड़का बैठा था जिसका नाम अजय था। वो प्रीति की हालत बार बार देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपनी बैग से एक शाल निकाला और खुद ओढ़ लिया। लेकिन रात जैसे जैसे गहरी होती गई, ठंड और भी बढ़ गई और रात के करीब 10 बजे तक प्रीति के बदन में ठंड इस कदर समा गई कि वो थर थर कांपने लगी। तब उसे इस कदर कांपते देखकर अजय बोला, सुनिए, आपको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अगर आपको शाल ओढ़ना है तो प्लीज मेरे शाल में आ जाइए। तब प्रीति को उसका शाल शेयर करना ठीक नहीं लगा, लेकिन तब अजय के बार बार कहने पर वो मान गई और फिर दोनों ने मिलकर शाल को आधा आधा ओढ़ लिया और अपना सफर जारी रखा। लेकिन शाल की वजह से दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। तभी अजय ने धीरे से अपना एक हाथ प्रीति के कंधे पर रखा। तब सफर के दौरान प्रीति को नींद आने लगी थी, तो अनजाने में उसने अपना सिर अजय के कंधे पर टिका दिया। तब दोनों शाल में लिपटे हुए इतने करीब थे कि लग रहा था जैसे वो दो नहीं बल्कि एक ही हों। हालांकि अजय का स्वभाव बहुत अच्छा लग रहा था, उसका व्यवहार भी सभ्य था। लेकिन तभी उसने धीरे से अपना हाथ प्रीति के कंधे से हटाकर उसके कमर तक ले जाकर उसे हल्के से अपनी ओर खींच लिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उससे प्रीति चौंक गई और सन्न रह गई। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। एक बार फिर मैं आपके लिए एक रोमांचक कहानी लेकर आई हूं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज प्रीति की कोर्ट में तलाक की तारीख थी, तो दोपहर 2 बजे तक कोर्ट के सारे काम निपट गए। फिर 3 बजे तक वो लखनऊ बस स्टैंड पर थी। उस दिन बस स्टैंड पर बहुत भीड़ थी। दरअसल आरक्षण की मांग के लिए लखनऊ में मोर्चा निकला गया था और वहां के आसपास के गांवों से लोग इस मोर्चे में शामिल होने आए थे। इसीलिए बस स्टैंड और पूरे शहर में खूब अफरा तफरी मची थी। लेकिन कुछ देर बाद सौभाग्य से दिल्ली जाने वाली बस भी आ गई, तो प्रीति ने किसी तरह धक्का मुक्की करके बस में चढ़ी और जगह बनाई। लेकिन बैठने की जगह मिलना तो दूर की बात थी। बस में ऐसी भीड़ थी कि जितने लोग सीटों पर बैठे थे उससे ज्यादा तो खड़े थे। वो बस औरतों और मर्दों से ठसाठस भरी थी, मानो किसी पिंजरे में ढेर सारे मुर्गियों के बच्चे ठूंस दिए गए हों। फिर भी लोग बस में चढ़े जा रहे थे। ये सब देखकर कंडक्टर ने आखिरकार बस का दरवाजा बंद कर दिया। तब प्रीति की हालत भी कुछ अलग नहीं थी, क्योंकि उसे भी बैठने की जगह नहीं मिली थी। तो वो बस के एक खंभे को पकड़कर खड़ी रही। करीब 15 मिनट बाद ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट किया और बस दिल्ली की ओर चल पड़ी। तब बस इतनी भरी थी कि लोग एक दूसरे से सटकर रगड़ते हुए खड़े थे। तब बस अभी लखनऊ शहर में ही थी और अभी 4-5 किलोमीटर का रास्ता तय किया होगा कि कंडक्टर ने टिकट काटने की पुकार शुरू कर दिया। तब प्रीति बस के बीचों बीच खड़ी थी। तभी कंडक्टर उसके तरफ टिकट काटते हुए आने लगा, तो उसने अपनी पर्स से पैसे निकालने के लिए पर्स की चैन खोली। तभी उसका ध्यान पास की डबल सीट पर बैठी एक बूढ़ी औरत और उसके साथ बैठे एक जवान लड़के पर पड़ी। तब कुछ सीटों पर तो 3-3 लोग ठुसकर बैठे हुए थे, लेकिन इस सीट पर सिर्फ यही 2 लोग ही थे। तो प्रीति ने सोचा शायद ये लोग थोड़ी सी जगह देकर उसे बैठने दें। लेकिन बूढ़ी औरतें कैसी होती हैं ये तो आप सब जानते ही हैं। फिर भी जब प्रीति ने उस सीट की तरफ बढ़ी तो उस बूढ़ी औरत ने प्रीति की ओर गुस्से से देखा। तो प्रीति को लगा कि बूढ़ी औरत से जगह मांगने का कोई फायदा नहीं। तभी प्रीति अपने मन ही मन बोली, जाने दे प्रीति, बेकार का झमेला मोल लेना सही नहीं।
तभी बस का कंडक्टर धीरे धीरे उसके पास टिकट काटते हुए आ रहा था। तभी अचानक उस बूढ़ी औरत ने प्रीति का हाथ पकड़ा और बोली, बेटी बैठेगी क्या? इतना कहकर वो बूढ़ी औरत थोड़ा सरक गई और अपने बगल में बैठे लड़के को खिड़की की ओर खिसकने को कहा। फिर उसने प्रीति को थोड़ी जगह बनाकर बैठने का इशारा किया। तब प्रीति उस बूढ़ी औरत को देखकर हैरान रह गई। तब उसे समझ नहीं आया कि उस बूढ़ी औरत के मन में ये दया का भाव कहां से जागा, क्योंकि तब उसे तो यकीन ही नहीं था कि वो बूढ़ी औरत उसे जगह देगी। लेकिन वो बूढ़ी औरत ने जो किया वो प्रीति के अब तक के तजुर्बे और सोच से परे था। अब उस बूढ़ी औरत ने जगह दे दी तो प्रीति का मन खुशी से झूम उठा। जैसे कहावत है ना कि कोई अपना मिल गया, वैसा ही कुछ हो गया था। तो प्रीति ने आभारी होकर उस बूढ़ी औरत की ओर देखा और बगल में जाकर बैठ गई। फिर प्रीति ने प्यार से कहा, थैंक यू दादी। इस पर वो बूढ़ी औरत बोली, अरे बेटी, इसमें थैंक यू की क्या बात है? वैसे बेटी तेरा नाम क्या है? तो प्रीति ने कहा, दादी मेरा नाम प्रीति है। तो वो बूढ़ी दादी बोली, बहुत प्यारा नाम है तेरा, फिक्र मत कर, मैं तो पास के गांव में उतर जाऊंगी। वैसे तू कहाँ जा रही है? तो प्रीति ने कहा, दादी मुझे दिल्ली जाना है। फिर बूढ़ी दादी ने कहा, अरे फिर तो तेरी बले बले हो गई, क्योंकि मैं तो अगले स्टॉप पर ही उतर जाऊंगी, फिर ये सीट तेरी समझ। तब उस बूढ़ी दादी के इन शब्दों ने प्रीति को और खुश कर दिया। वैसे वो बूढ़ी दादी प्रीति को बहुत ही बोलने वाली और नरम दिल की लगी। तब प्रीति के मन में बूढ़ों के बारे में जो पुराना ख्याल था वो उस बूढ़ी दादी की वजह से बदल गया, क्योंकि वो बूढ़ी दादी बहुत ही समझदार और दूसरों का ख्याल रखने वाली थी। शायद थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी भी हो, ऐसा प्रीति को लगा। अभी उस बूढ़ी दादी और प्रीति की बातें चल ही रही थी कि तब खिड़की की ओर बैठा वो जवान लड़का बार बार उनकी ओर ही देख रहा था। तब शायद उसे भी उनकी गप्पों में मजा आ रहा था। लेकिन तब वो बूढ़ी दादी इतना बोल रही थी कि उसने बीच में कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। हालांकि तब ऐसा लग रहा था कि वो बोलना तो चाहता है पर चुप रहा। तभी थोड़ी देर बाद कंडक्टर प्रीति के पास टिकट काटने आ गया। तो प्रीति ने अपना टिकट कटाया। फिर बूढ़ी दादी ने अपना टिकट कटवाया। तब उसने पास के ही एक गांव का नाम बताया जो प्रीति के दिमाग में तो नहीं रहा। वैसे उसे याद रखने की जरूरत भी नहीं थी। तभी कंडक्टर ने खिड़की के पास बैठे उस लड़के से पूछा, टिकट कहाँ का चाहिए? तो उस लड़के ने कहा, मुझे दिल्ली की टिकट चाहिए। ये सुनते ही प्रीति को पता चला कि वो भी दिल्ली जा रहा है। तब टिकट लेते वक्त उस लड़के ने फिर से प्रीति की ओर देखा। तो प्रीति को लगा कि जब उसने अपना टिकट लिया था तब इस लड़के ने जरूर सुना होगा कि वो भी दिल्ली जा रही है, इसीलिए वो बार बार उसकी ओर देख रहा था। वैसे देखने में वो लड़का प्रीति की ही उम्र का लग रहा था, शायद थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी जिससे वो और रौबदार लग रहा था। लेकिन प्रीति ने मन में सोचा, मैं इसे इतना क्यों घूर रही हूं? और फिर उसने अपनी नजर फेर ली। इतने में ही पीछे से कुछ हंगामा मच गया और शांत बैठे लोग अचानक जोर जोर से बोलने लगे। तब उस बस में से एक औरत की आवाज साफ सुनाई दे रहा था। उसके बोलने से लग रहा था कि कोई गंभीर बात है। तभी कंडक्टर ने जोर से कहा, सभी शांत हो जाओ, और फिर बस की घंटी बजाकर उसे सड़क के किनारे रोक दिया। तभी प्रीति ने पीछे की सीट पर बैठी एक आंटी से पूछा, आंटी क्या हुआ, बस क्यों रुक गई? तो आंटी बोली, पीछे बैठी एक औरत चिल्ला रही है, उसके चिल्लाने से लगता है कि उसका सोने का मंगलसूत्र चोरी हो गया है। तभी उस औरत का आवाज और साफ सुनाई देने लगी। वो चीख रही थी और कह रही थी कि मेरा सोने का मंगलसूत्र चोरी हो गया, किसी ने मेरे गले से चुरा लिया। तब उसके इन शब्दों से बस में सब हक्के बक्के रह गए। कुछ लोग तो खड़े होकर पीछे देखने लगे। तभी कंडक्टर ने फिर जोर से कहा, सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, हंगामा मत करो। फिर वो उस औरत के पास गया और शांत स्वर बोला, मैडम जरा अच्छे से देखो तो, बैग में तो नहीं रखा है? इस पर उस औरत ने घबराए हुए स्वर में कहा, नहीं साहब, सब देख लिया, मगर मंगलसूत्र मेरे गले में ही था। बस में चढ़ते वक्त भी था, लेकिन अब गायब है, पक्का किसी ने चुराया है।
तभी प्रीति ने उस औरत की ओर देखा तो वो औरत दिखने में सांवली थी और साधारण घर की लग रही थी। इसलिए उसे लगा कि वो बेवजह हंगामा नहीं कर रही है, क्योंकि उसकी हालत देखकर लग रहा था कि वो बेचारी बिल्कुल लाचार है। तब आसपास की कुछ औरतें उसे दिलासा दे रही थीं, बहन चिंता मत करो, तुम्हारा मंगलसूत्र मिल जाएगा। फिर कंडक्टर बोला, सभी शांत बैठो, मैं कुछ करता हूं। तब प्रीति के बगल में बैठी वो बूढ़ी दादी भी पीछे की ओर देख रही थी, लेकिन खिड़की की तरफ बैठा वो लड़का, वो तो सो गया था। तभी हंगामे की वजह से उसकी भी नींद खुल गई, तो उसने थोड़ा घबराया हुआ चेहरा बनाकर उस बूढ़ी दादी से पूछा, दादी क्या हुआ? तो उस बूढ़ी दादी ने उसके कंधे पर थपकी देकर कहा, अरे बेटा छोड़ना ये सब, कुछ औरतों को बदन भर सोना लादना होता है, चमक दमक दिखानी होती है और फिर चोरों से सिर पकड़ना पड़ता है। यही हुआ है एक औरत के साथ। तब बूढ़ी दादी की ये बात प्रीति को खटकी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी उस लड़के ने प्रीति की ओर देखकर पूछा, मैडम सचमुच बताओ ना, क्या हुआ है? तो प्रीति बोली, पीछे बैठी एक आंटी का सोने का मंगलसूत्र गायब हो गया है, शायद चोरी हो गया है, इसीलिए वो इतना चिल्ला रही हैं। इस पर वो लड़का गंभीर नजरों से इधर उधर देखने लगा। बीच बीच में उसने प्रीति की ओर भी देखा, फिर बिना कुछ बोले सोच में डूब गया। इतने में कंडक्टर और ड्राइवर बस से उतर गए। उन्होंने सबको चेतावनी दिया कि सब लोग बस में ही बैठे रहो, कोई बाहर नहीं जाएगा। तब उन्होंने उस औरत को भी नीचे बुलाया। तब प्रीति खिड़की से ये सब देख रही थी। तब वो औरत बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि वो अकेली थी, कोई उसके साथ नहीं था। तब उसकी हालत देखकर प्रीति को लगा कि वो बेचारी गरीब घर की होगी। वैसे भी उस औरत के बोलने से साफ था कि ये धक्का वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तभी कंडक्टर ने पूछा, तुम्हारा मंगलसूत्र कितने ग्राम का था? तो वो औरत बोली, वो डोरी वाला था, उसमें कुछ सोने के मणके थे, कुल मिलाकर 10 तोले का था। ये सुनकर प्रीति ने मन ही मन हिसाब लगाया। अगर सोना 8,000 रुपये प्रति ग्राम भी माना जाए तो उस आंटी का नुकसान करीब 1 लाख से ज्यादा का हुआ। उधर वो बूढ़ी औरत बड़बड़ाती रही, क्या जरूरत है इतना सोना लाद कर बस में घूमने की, बारात निकली थी क्या? तब वो बूढ़ी औरत इतना जोर से बोली कि बस में सबको सुनाई दे गया। कई लोग उसकी बात पर ठहाके मारकर हंस भी पड़े। वहीं प्रीति को बूढ़ी दादी थोड़ी बड़बोली लग रही थी, लेकिन उसने उसे जगह दी थी, इसीलिए वो उसकी आभारी थी, इसीलिए वो उनको कुछ नहीं बोली। तब पास बैठा वो लड़का भी बूढ़ी दादी की बात सुनकर हंस पड़ा। तब हंसते वक्त वो बड़ा हैंडसम लग रहा था, लेकिन तभी प्रीति फिर से सोचने लगी, मैं इसे इतना क्यों देख रही हूं? तभी बस में एक और औरत जोर से चिल्लाई, मेरा मंगलसूत्र भी चोरी हो गया है, मेरी जिंदगी उजड़ गई, हाय राम। अब तो सब लोग हक्के बक्के रह गए। तभी कंडक्टर बस में चढ़ा और उस औरत से पूछा, तुम्हारा मंगलसूत्र कितने ग्राम का था? तो वो बोली, 8 तोले का था। इस पर कंडक्टर हैरानी से बोला, 8 तोले का? तभी बूढ़ी दादी ने धीरे से कहा, अब क्या, अब तो हाथ से निकल गया। तब ये बात सिर्फ प्रीति और वो लड़का ही सुना और दोनों गाल में गाल दबाकर हंस पड़े। तभी प्रीति ने भी अपने गले का मंगलसूत्र टटोला तो उसका मंगलसूत्र सही सलामत था। तो उसने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया और सीधा बैठ गई। तभी कंडक्टर जोर से बोला, सब अपनी अपनी जगह पर शांत बैठो, ये बस अब सीधा पुलिस स्टेशन जाएगी, अब वहीं पंचनामा होगा। फिर वो पहली औरत जिसका मंगलसूत्र चोरी हुआ था वो भी बस में वापस आकर बैठ गई। फिर ड्राइवर अपनी सीट पर गया और बस चालू कर दिया। बस अब लखनऊ के पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ी। तभी प्रीति ने घड़ी देखी, तब 6:30 बज रहे थे। फिर कुछ ही देर में बस पुलिस स्टेशन के पास एक जगह रुक गई। फिर थोड़ी देर बाद एक कांस्टेबल बस में चढ़ा और बोला, सब लोग आराम से नीचे उतरो, अब यहाँ सबकी तलाशी और पूछताछ होगी। ये सुनकर प्रीति ने सिर पकड़ लिया, ये क्या नया ड्रामा है, अब यहाँ कितना वक्त लगेगा और बस कब आगे बढ़ेगी। तब इन सवालों ने उसका टेंशन और बढ़ा दिया। फिर सब यात्री एक एक करके नीचे उतरे। सभी को लाइन में खड़ा किया गया, मर्द एक तरफ, औरतें दूसरी तरफ। थोड़ी देर बाद कुछ पुलिस वाली औरत भी आईं और तलाशी शुरू हुई।
उन्होंने हर किसी की जेबें, बैग, सब कुछ टटोला और तब उन दोनों औरतों को अलग किनारे खड़ा किया गया था जिनका मंगलसूत्र चोरी हुआ था। तब शाम 6 बजे से रात के 9 बजे तक ये तमाशा चलता रहा। अब सबकी तलाशी और पूछताछ हो गई, लेकिन उन दोनों औरतों का मंगलसूत्र नहीं मिला। फिर धीरे धीरे लोग खुसुर पुसुर करने लगे। कुछ ने खुलकर बोलना शुरू किया, चोरी तो किसी एक ने की होगी ना, लेकिन सजा सबको मिल रही है। किसी ने कहा, साहब हमें जल्दी छोड़ दो। तब पुलिस वालों ने हालात की गंभीरता देखी और रात के 10 बजे सबको बस में वापस जाने की इजाजत दिया। तब प्रीति ने बस में चढ़ते वक्त बूढ़ी दादी को सहारा दिया। तब उसका एहसान का भाव था, क्योंकि बूढ़ी दादी ने उसे जगह दी थी तो उसकी मदद करना प्रीति का फर्ज था। बस में चढ़ते समय कंडक्टर ने हिदायत दिया, सब अपनी अपनी सीट पर ही बैठो और हंगामा मत करो। फिर प्रीति और बूढ़ी दादी अपनी सीट पर आए। तब खिड़की की तरफ वो लड़का पहले ही जाकर बैठ चुका था, तो प्रीति ने कहा, दादी आप बच में बैठिए। तभी बूढ़ी दादी ने मजाकिया अंदाज में कहा, नहीं बेटी तू ही बैठ, नहीं तो तुम दोनों मुझे बीच में ही दबा दोगे। पिछली बार भी मैं जैसे तैसे बैठी थी, लगता है तुम जवान लोग मेरा चूरमा बनाने का इरादा रखते हो क्या? तब बूढ़ी दादी की बात सुनकर प्रीति को हंसी आ गई। तब वो लड़का भी अपने मन ही मन मुस्कुराया। लेकिन अब प्रीति उस लड़के के बगल में बैठी थी और उसकी बाईं तरफ वो बूढ़ी दादी। तभी कंडक्टर ने चेक किया कि सब यात्री बस में चढ़ गए हैं या नहीं। फिर बोला, सबको तकलीफ हुई, असुविधा हुई, इसके लिए हमें भी बुरा लग रहा है, लेकिन सरकारी प्रक्रिया पूरी करनी जरूरी थी। तभी पीछे से एक यात्री चिल्लाया, ठीक है साहब, अब बस जल्दी चलाओ। तभी कंडक्टर ने घंटी बजाया और बस पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गई। अब बस के सारे यात्री थक चुके थे, परेशान थे, लेकिन वो दोनों औरतें जिनका मंगलसूत्र चोरी हुआ था, उनका दुख तो सबसे बड़ा था। उनका इतना बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ था, इसीलिए वो दोनों सदमे में थीं। लेकिन बस अब दिल्ली की ओर तेजी से चलने लगी थी। तब रास्ता खाली था, ट्रैफिक कम था, तो बस ने रफ्तार पकड़ ली। तभी बूढ़ी दादी ने प्रीति से कहा, बेटी जरा उधर खिसक ना। तो प्रीति फौरन दाहिनी तरफ थोड़ा सरक गई। तब वो लड़का अब भी अपने हाथ पैर समेटकर शांत बैठा था। तब बस करीब 1 घंटे तक चली, फिर एक स्टॉप पर रुकी और यहीं उस बूढ़ी दादी को भी उतरना था। तो उतरते समय बूढ़ी दादी ने प्रीति को प्यार से देखा और बोली, बेटी अब तू आराम से बैठ, फिक्र मत कर। तब बूढ़ी दादी की ममता भरे शब्दों ने प्रीति को बहुत सुकून दिया। फिर बूढ़ी दादी ने प्रीति के सिर पर प्यार से हाथ फेरा, अपनी छोटी सी पोटली उठाई और स्टॉप पर उतर गई। तब बूढ़ी दादी का वो ममता भरा स्पर्श प्रीति को बहुत सुकून दे गया, जिससे पिछले कुछ घंटों की थकान और तनाव जैसे एक पल में गायब हो गया। तब बूढ़ी दादी के साथ कुछ और यात्री भी उतरे और बस फिर दिल्ली की ओर चल पड़ी। अब बस के अंदर की लाइटें सब बंद हो चुकी थीं, तो प्रीति के बगल में बैठा लड़का अब थोड़ा खुलकर बैठा था। तभी प्रीति का कंधा हल्के से उसके कंधे से टकराया और तभी बस ने और रफ्तार पकड़ी तो हलचल थोड़ी बढ़ गई। तभी उस लड़के की जांघ का स्पर्श प्रीति की जांघ से होने लगा, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया। तब उस लड़के ने खिड़की खुली रखा था, जिससे ठंडी हवा अंदर आ रही थी, लेकिन प्रीति को वो हवा बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो उसने कहा, सुनिए, खिड़की बंद कर देंगे प्लीज। तो उस लड़के ने उसकी ओर देखा और बोला, हाँ जरूर, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो बताना था ना। मैंने तो सोचा आपको हवा चाहिए, इसीलिए खुली रखी थी। रुको अभी बंद करता हूं। फिर उसने खिड़की बंद किया और माहौल थोड़ा शांत हो गया। तब सर्दी के दिन शुरू ही हुए थे और अभी तक इतनी ठंड नहीं पड़ी थी, लेकिन अब ठंड बढ़ने लगी थी। हालांकि कुछ यात्रियों ने खिड़कियां खुली रखी थीं, जिससे बस में ठंडी हवा जोरों से चल रही थी। तभी प्रीति के मन में आया, सबको बोल दे खिड़कियां बंद करो, ठंड लग रही है। लेकिन वो कोई कलेक्टर थोड़े ही थी कि सब उसकी बात मान ले, सो वो चुप रही। फिर थोड़ी देर बाद वो लड़का खड़ा हुआ और उसने ऊपर रखा अपना बैग निकाला और उसमें से एक शाल निकाला और बैग वापस ऊपर रखकर नीचे बैठ गया। फिर उसने शाल अपने चारों ओर लपेट लिया। तब प्रीति उसे देखती रही। तब उसने भी अपने मन में सोचा,
काश मैं भी शाल लाई होती, लेकिन बेकार में बैग का बोझ क्यों उठाना। वैसे भी रात 9-10 बजे तक तो दिल्ली पहुंच ही जाती, लेकिन पुलिस स्टेशन में बस रुकने की वजह से वक्त बर्बाद हो गया था। लेकिन अब उसकी भरपाई सबको करनी पड़ रही थी। बस में छोटे छोटे बच्चे और बूढ़े लोग भी थे जिन्हें देर रात पहुंचने की तकलीफ होने वाली थी। अब बस में सन्नाटा छा गया था, लेकिन प्रीति के मन में विचारों का तूफान मचा हुआ था। तब रात के करीब 12 बजे होंगे, तो उसे अब बहुत ठंड लगने लगी थी। तभी बस नदी किनारे रुकी और कंडक्टर ने जोर से कहा, अगले 20 मिनट यहीं रुकेंगे, जिसे चाय पानी करना है वो फटाफट निपटा ले। तब प्रीति के लिए ये मौका था गरम चाय पीकर ठंड भगाने के लिए, तो वो फौरन बस से उतर गई। तब कई यात्री नीचे उतरे तो कुछ बस में ही रहे। फिर प्रीति नदी किनारे एक बेंच पर बैठी और चाय मंगवाई। फिर गरम चाय पीते हुए उसके शरीर में थोड़ी गर्मी आई। तब पास ही थोड़ी दूर पर वो लड़का भी खड़ा था। तभी प्रीति ने उसे देखकर पूछा, सुनिए, आपने चाय नहीं ली? इस पर वो हंसकर बोला, हाँ ले रहा हूं, मंगवाया हूं, अभी लाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद वेटर ने उसकी चाय भी लाकर दिया। तब प्रीति के बगल में थोड़ी जगह खाली थी, तो उसने नम्रता से कहा, अगर आप चाहें तो यहां बैठ सकते हैं। इस पर उस लड़के ने हल्के से मुस्कुराकर प्रीति को थैंक यू कहा और उसके बगल में बैठ गया। फिर दोनों ने मिलकर चाय खत्म किया। चाय पीते वक्त उस लड़के ने पूछा, आप भी दिल्ली जा रही हैं ना? तो प्रीति बोली, हाँ दिल्ली ही जा रही हूं। तभी बस मिनट का ब्रेक खत्म हुआ तो सारे यात्री बस में वापस चढ़ने लगे। तो प्रीति भी बस में चढ़ गई और खिड़की की साइड जाकर बैठ गई। तभी उस लड़के ने भी उसके पीछे पीछे बस में चढ़ा। बस में चढ़ने के बाद उसने प्रीति से पूछा, सुनिए, जरा खिसकेंगी? इस पर प्रीति खिसकते हुए बोली, अच्छा आप खिड़की की तरफ बैठना चाहते हैं? इस पर वो बोला, नहीं नहीं, आप ही बैठिए। तो प्रीति खिड़की की तरफ थोड़ा और सरक गई और वो लड़का उसके बगल में बैठ गया। फिर उसने अपना शाल उठाया और ओढ़ लिया। शाल ओढ़ते वक्त उसने प्रीति की ओर देखा। तभी प्रीति की नजर भी उससे मिली। तब पहली बार दोनों की आंखें इस तरह टकराई थी। थोड़ी देर बाद वो लड़का ने शाल को आधा ओढ़ा और प्रीति से बोला, अगर आपको भी शाल ओढ़ना है तो शाल के अंदर आ जाइए। इस पर प्रीति हंसकर बोली, अरे नहीं नहीं, मुझे इतनी ठंड नहीं लग रही, चाय पी ली है, अब ठीक हूं, लेकिन पूछने के लिए शुक्रिया। इस पर उसने हंसा और अपनी शाल को अच्छे से ओढ़ लिया। तभी बस फिर से चल पड़ी। अब भी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब बैठे थे। तभी प्रीति के दिमाग में विचार चलने लगे, रात को स्टॉप पर उतरकर घर कैसे पहुंचूंगी? तभी उस लड़के ने बोला, आपने देखा क्या? तभी प्रीति घबराकर बोली, क्या? तो वो बोला, वो पीछे बैठी आंटी जिसका मंगलसूत्र चोरी हुआ है, वो कितनी दुखी है, उसका चेहरा एकदम उदास हो गया है। और वो आगे बैठी आंटी जिसका भी मंगलसूत्र चोरी हुआ है, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी फिक्र नहीं दिख रही है। इस पर प्रीति ने कहा, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? समझ नहीं आया। तो वो लड़का प्रीति के थोड़ा करीब आया और धीमी आवाज में बोला, मुझे लगता है कि वो आगे वाली आंटी ही चोर हो सकती है। उसी ने पीछे वाली आंटी का मंगलसूत्र चुराया होगा और खुद नाटक रच लिया कि उसका भी मंगलसूत्र गायब है। ये सुनकर प्रीति हैरान रह गई, क्योंकि तब उस लड़के के इस अनुमान ने उसे चौंका दिया था। फिर उसने उस लड़के की ओर देखकर कहा, सचमुच ये बात तो किसी ने सोची ही नहीं। पुलिस को भी उस आंटी की अच्छे से जांच करनी चाहिए थी। तभी उस लड़के ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और अगर इनका सचमुच कुछ गायब हुआ होता तो उसके चेहरे पर वो दुख दिखता, लेकिन वो तो बिल्कुल बेफिक्र लग रही है। तब प्रीति ने भी उस लड़के की बात का समर्थन किया और मन में सोचने लगी कि सचमुच पुलिस ने सबकी तलाशी ली, लेकिन शायद इन दोनों की जांच नहीं किया, इसलिए कहीं इस लड़के का अंदाजा सही तो नहीं। फिर थोड़ी देर दोनों चुप रहे। तब बस तेज रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन अब प्रीति को फिर से ठंड लगने लगी थी। तभी उस लड़के ने पूछा, आपका नाम क्या है? तो प्रीति के मन में सवाल उठा, ये मेरा नाम क्यों पूछ रहा है? लेकिन फिर उसने सोचा, शायद बस में बैठे बैठे बोर हो गया होगा, तो उसने जवाब दिया, मेरा नाम प्रीति है,
नाम सुनते ही वो लड़का बोला, अच्छा, बड़ा प्यारा नाम है आपका। इधर अब प्रीति को भी उसका नाम जानने की उत्सुकता हुई, तो उसने पूछा, आपका नाम क्या है? इस पर वो हंसकर बोला, मेरा नाम अजय है। थोड़ी देर बाद अजय फिर बोला, सुनिए, ये शाल ले लीजिए ना, मुझे लगता है आपको इसकी बहुत जरूरत है एल, क्योंकि आपको ज्यादा ठंड लग रही है। इस पर प्रीति ने कहा, अरे नहीं, आप ही ओढ़ लीजिए, आप मुझे अपनी शाल दे देंगे तो फिर आप क्या ओढ़ेंगे? इस पर अजय हल्के से हंसा और बोला, कुछ नहीं, लेकिन मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन प्रीति को उसकी शाल लेना ठीक नहीं लगा, हालांकि उसे जरूरत थी, तो वो थोड़ा हिचकिचाई। लेकिन अजय बार बार आग्रह करता रहा, अरे ले लीजिए ना। तब उसके जिद करने पर प्रीति ने शाल ले ली और कंधों पर डाल ली। शाल ओढ़ते ही उसे थोड़ा सुकून मिला। वैसे शाल पतली थी, लेकिन कॉटन की थी, तो ठंड थोड़ी कम लगने लगी। वैसे अब भी अजय प्रीति के पास ही बैठा था और अब रात के 1 बज चुके थे, तो यात्रियों को सोने के लिए बस की अंदर की लाइटें बंद थीं। सिर्फ 2 छोटी लाइटें जल रही थीं, जिनसे हल्का हल्का उजाला फैला था। उस रोशनी में सबके चेहरे धुंधले दिख रहे थे। तभी प्रीति ने खुद ही अजय से कहा, सुनिए, आपको भी तो ठंड लग रही होगी, तो ये शाल हम दोनों शेयर कर लें। आगे वो बोली, चलो आधा आधा बांट लेते हैं, आधा आप ओढ़ लो और आधा मैं। ये सुनकर अजय थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन कुछ बोला नहीं। तभी प्रीति ने शाल का आधा हिस्सा उसकी तरफ किया, तो अजय ने शाल का एक कोना अपने कंधे पर लिया और दूसरा कोना प्रीति ने पकड़ा। लेकिन शाल इतनी बड़ी नहीं थी कि दोनों दूर दूर बैठकर खुद कर ढक सकें, इसीलिए उन्हें और करीब बैठना पड़ा। तो अब दोनों बिल्कुल सटकर बैठे थे, जिससे प्रीति की जांघ अजय की जांघ से पूरी तरह टच हो रही थी। तब आसपास के यात्री भी अपनी अपनी शालों या स्वेटर में लिपटे हुए थे और अब प्रीति भी अजय के बिल्कुल करीब बैठी थी। हालांकि ये हालात उसे थोड़े अटपटे लग रहे थे, क्योंकि अजय एक अजनबी था जिससे वो पहली बार मिली थी और अब उसे उसके साथ इतने करीब बैठना पड़ रहा था। लेकिन अजय की बातों, हाव भाव और व्यवहार से वो भरोसेमंद लग रहा था। तब बस चलती रही। अजय का कंधा अब प्रीति के कंधे से टच हो रहा था और उसका कोहनी उसके पेट के पास छू रहा था। फिर भी अजय का व्यवहार बहुत सभ्य था। वो बड़े सावधानी से बैठा रहा, जैसे मानो कोई गलती न हो जाए। तब शाल की वजह से दोनों की देह की गर्मी एक दूसरे तक पहुंच रही थी, जिससे ठंड थोड़ी कम हो रही थी। तब दोनों काफी देर से बिना हिले डुले एक ही जगह बैठे रहे, जिससे उनके हाथ पैर अकड़ गए थे। तब अजय प्रीति की बाईं तरफ था और प्रीति उसकी दाईं तरफ। वैसे इंसान की आदत होती है इधर उधर हाथ पैर हिलाने की, थोड़ा हटने खटने की। आखिर इंसान भी तो पहले बंदर ही था ना। इसलिए प्रीति ने अपना बायां हाथ हिलाया और अकड़े हुए हाथ को थोड़ा ढीला करने की कोशिश की। फिर वो हंसकर अजय से बोली, हाय, ये हाथ तो भारी हो गया है। तभी अजय ने भी अपना दायां हाथ हिलाया, थोड़ा पीछे खींचा और धीरे से बोला, अब अच्छा लग रहा है ना? इसलर प्रीति ने सिर हिलाया और खिड़की की तरफ देखने लगी। तभी अजय ने अपना दायां हाथ अपने छाती के ऊपर से प्रीति की पीठ के पीछे रखा। क्योंकि सीट थोड़ी ऊंची थी, तो उसका हाथ मुश्किल से वहां तक पहुंच रहा था। कुछ देर उसने हाथ वैसे ही रखा, लेकिन अचानक उसका हाथ सीट से फिसला और सीधा प्रीति के कंधे पर आ गिरा, जिससे प्रीति थोड़ा चौंकी। तो अजय ने फौरन कहा, सॉरी, गलती से बैलेंस बिगड़ गया। इस पर प्रीति हंसकर बोली, कोई बात नहीं, हालात ही ऐसे हैं। इस बात पर अजय भी शरारती अंदाज में हंसा, फिर बेझिझक बोला, तो ये हाथ ऐसे ही रखूं? इस पर प्रीति एक पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, हाँ रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर अजय ने अपना दायां हाथ हल्के से प्रीति के कंधे पर रखा। तब प्रीति के बाल जूड़े में बंधे थे, तो उसकी पीठ खुली थी, तो अजय के हाथ की गर्मी उसके कंधे और पीठ पर महसूस हो रही थी, जिससे धीरे धीरे शाल में बैठी हुए प्रीति को अच्छा लगने लगा। लेकिन अजय में एक समझदारी थी कि उसने अपना हाथ बस रखा ही रखा, कुछ हरकत नहीं किया। तब कुछ देर बाद प्रीति का हाथ भी अनजाने में अजय की जांघ पर चला गया। तभी उसने अजय के चेहरे की ओर देखा। तब अजय भी उसे देख रहा था।
तब एक पल के लिए दोनों की नजरें टकराईं, लेकिन प्रीति ने फौरन अपनी नजरें फेर ली और खिड़की की तरफ देखने लगी। हालांकि अब ठंड बढ़ गई थी, लेकिन ठंड से ज्यादा चेहरे पर ठंडक और मन में उठ रही हलचल महसूस हो रही थी। इधर ज्यादा रात होने की वजह से प्रीति की आंखों पर नींद का असर होने लगा। फिर भी वो कोशिश कर रही थी कि वो अपनी आंखें खुली रखे, लेकिन नींद अपने आप आंखों पर चढ़ रही थी। फिर कुछ ही पलों में उसका सिर अजय के कंधे पर जा गिरा। फिर झटके से उसे होश आया और वो फौरन सीधी बैठ गई। तब अजय धीरे से हंस रहा था। फिर बोला, अगर नींद में हो तो सिर मेरे कंधे पर रखने में कोई दिक्कत नहीं। इस पर प्रीति थोड़ा झेप कर उसकी ओर देखने लगी। तब अजय के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। तब उसकी नजरें जैसे कह रही थीं कि वो भरोसेमंद है। हालांकि प्रीति को पता था कि वो अजनबी है, लेकिन फिर भी अनजाने में उसने अपना सिर अजय के कंधे पर टिका दिया और कुछ ही पलों में उसे नींद आ गई। फिर थोड़ी देर बाद अचानक बस की रफ्तार कम हुई तो प्रीति को लगा जैसे किसी ने उसे हिलाया। तो उसने आंखें खोली तो देखा कि उसका हाथ अजय की जांघ पर पड़ा था और अजय हल्के से उसका हाथ हिला रहा था। तब उसका स्पर्श इतना नरम था कि प्रीति के बदन में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। लेकिन उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचा और अजय की ओर देखी तो अजय बोला, सुनिए, अब शहर आ गया है, लोग उतरने की तैयारी कर रहे हैं। आपको कहाँ उतरना है, इसीलिए आपको उठाया। इस पर प्रीति ने अजय की ओर देखकर हंसकर बोली, अच्छा हुआ आपने उठा दिया, शुक्रिया। अजय जी, बस में अब लाइटें भी जल चुकी थीं, तो उजाले में सब कुछ साफ दिख रहा था कि दोनों एक दूसरे के करीब बैठे थे और आसपास के लोग उत्सुकता से उन्हें ही देख रहे थे। शायद उन्हें लग रहा था कि ये दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन अब बस रुकने की तैयारी में थी। तभी एक स्टॉप पर बस रुकी और कुछ लोग उतर गए। तब प्रीति ने अपनी साड़ी ठीक किया, क्योंकि अब बस अलग अलग स्टॉप्स पर रुक रही थी और हर बार कुछ यात्री उतर रहे थे। और प्रीति का कश्मीरी गेट बस स्टॉप भी करीब आ रहा था, तो वो भी उतरने की तैयारी करने लगी। अब वो अपनी बैग निकालने के लिए ऊपर उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोनों शाल में लिपटे थे तो उठना आसान नहीं था। तो अजय को ये बात समझ आ गई, तो उसने धीरे से अपने कंधे से हाथ हटाया और शाल पूरी तरह प्रीति को दे दिया और बोला, अब उतरना है ना, तो बैग निकाल दूं? इस पर प्रीति ने हल्के से हंसकर कहा, हाँ प्लीज, मेरा बैग निकाल दीजिए। फिर अजय ने बड़े सावधानी से उसका बैग निकाला। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, प्रीति जी, ये रहा आपका बैग। फिर उसने बैग प्रीति के पैरों के पास रख दिया। तब अजय का शांत और नम्र स्वभाव और उसकी आवाज की मिठास प्रीति के मन को गुदगुदा रही थी। तब उसके मुंह से अपना नाम सुनकर उसे एक पल को अजीब लगा, लेकिन साथ ही बहुत अच्छा भी। तभी प्रीति ने शाल को अच्छे से मोड़ा और अजय को लौटाते हुए बोली, थैंक यू। तब वो गाल में गाल दबाकर हंस रही थी, तो अजय भी हल्के से मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, चलता है। तभी बस कश्मीरी गेट पर पहुंच गई। तब रात के यानी सुबह के 3 बज गए थे। तो प्रीति बोली, सुनिए, मेरा स्टॉप आ गया, तो मुझे अब उतरना है। तो अजय बोला, अच्छा तो चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूं। तभी बस रुकी और दोनों नीचे उतर गए। कश्मीरी गेट स्टॉप पर बस से उतरने वाले सिर्फ वही 2 थे, तो स्टॉप पर उतरकर दोनों थोड़ा किनारे खड़े हो गए। तब रात की खामोशी में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज ही गूंज रही थी। तो दोनों ने इधर उधर देखा, रिक्शा, ऑटो ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन इतनी रात गए रिक्शा, ओटी मिलना मुश्किल था। तब वही खड़े हुए 15 मिनट बीत गए, पर एक भी रिक्शा या ऑटो नहीं दिखी। तो प्रीति थोड़ी बेचैन होकर अजय के करीब गई और बोली, देखिए, अभी तक रिक्शा या ऑटो नहीं मिला, अब क्या होगा? तो अजय ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, थोड़ा और इंतजार करते हैं। तभी प्रीति ने पूछा, आपको कहाँ जाना है? तो वो बोला, मेरा घर यहीं पास में ही है, मैं पैदल चला जाऊंगा। इस पर प्रीति ने कहा, तो फिर आप यहाँ क्यों रुके हैं? इस पर अजय हल्के से हंसकर बोला, आपके लिए, आपको रिक्शा मिल जाए तब मैं चला जाऊंगा। तब उसके इस जवाब ने प्रीति के मन में एक सुकून भरी लहर दौड़ा दी। फिर वो बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त अगर आप साथ न होते
तो मैं डर के मारे कांप रही होती। इस पर अजय हंसकर बोला, फिक्र मत करिए, मैं हूं ना, वैसे भी यहाँ पास में पुलिस स्टेशन है। तब रिक्शा का इंतजार करते करते सुबह के 3:30 बज गए। तब प्रीति तंग आकर बोली, अगर रिक्शा नहीं मिला तो शायद मुझे सुबह तक यहीं बैठना पड़ेगा। इस पर अजय बोला, ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे घर चल सकती हैं, घर यहीं पास में है। इस पर प्रीति ने एक पल उसके चेहरे की ओर देखा। तब उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी, तो मन में सोचा, ये गलत नहीं कह रहा। फिर उसने हल्के से सिर हिलाया और बोली, ठीक है। इस पर अजय मुस्कुराया और बोला, चलिए फिर। उस रात की खामोशी में दोनों एक दूसरे के पीछे पीछे चल पड़े। अजय अपना बैग पकड़े हुए आगे आगे चल रहा था और प्रीति उसके पीछे। तब चलते चलते अजय ने एक बार मुड़कर देखा और धीरे से पूछा, आपका बैग मैं पकड़ लूं? इस पर प्रीति हल्के से हंसकर बोली, नहीं नहीं, रहने दीजिए, आपका बैग पहले ही भरा हुआ है, वैसे मेरा बैग इतना भारी नहीं है। तब थोड़ी दूर चलने के बाद, यानी करीब 6-7 मिनट में ही अजय एक घर के सामने रुक गया। वो घर पुराने जमाने का साधारण सा रो हाउस था। फिर उसने गेट खोला और बोला, ये मेरा घर है। फिर दोनों गेट से अंदर घुसे और अंदर की दरवाजे के पास पहुंचकर अजय ने अपने बैग से चाबी निकाला। फिर अजय ने ताला खोला और प्रीति को हाथ से इशारा करते हुए कहा, अंदर आइए। फिर प्रीति धीरे से चौखट पर कदम रखकर घर में घुस गई। वो घर साधारण लेकिन साफ सुथरा था। अंदर जाते ही अजय ने कहा, अपना बैग यहां रख दीजिए। तो प्रीति ने बैग कुर्सी पर रख दिया। फिर अजय बोला, प्रीति जी, आप पहली बार मेरे घर आई हैं, ऐसा लग रहा है कि ढंग से स्वागत भी नहीं कर पाया, फिर भी कुछ लेंगी, चाय या कॉफी? तो प्रीति ने थके स्वर में उसकी ओर देखकर कहा, नहीं नहीं अजय जी, आपने इतना कहा वही बहुत है, वैसे भी हम दोनों बहुत थक गए हैं, तो थोड़ा आराम कर लें। इस पर अजय हल्के से हंसा और बोला, बिल्कुल सही कहा प्रीति जी, वैसे वो घर छोटा था, बस 2 ही कमरे थे उसमें सामने की तरफ एक बड़ा कमरा था और पीछे एक छोटा सा किचन और बाथरूम। तभी प्रीति ने बाथरूम पूछा तो अजय ने तुरंत इशारा करते हुए कहा, वो रहा दरवाजा, मैं खोल देता हूं। फिर प्रीति बाथरूम में गई, ठंडे पानी से मुंह धोया, शीशे में खुद को देखा तो बाल थोड़े बिखरे थे, तो उसने बाल ठीक किए, साड़ी का पल्लू संवारा और बाहर आई। तब कमरे में अजय सोफे पर चादर बिछा रहा था। तब उसने पलंग छोड़कर सोफे पर सोने का फैसला किया था। तो प्रीति ने कहा, अजय जी, आप पलंग पर सो जाइए, मैं सोफे पर सो लूंगी। इस पर अजय बोला, अरे प्रीति जी, आप मेरे घर में मेहमान हैं, तो मेहमानों को पलंग देना मेरा फर्ज है, और आप फिक्र मत करिए, मुझे सोफे की आदत है। तब उसके जिद करने पर प्रीति को उसकी बात माननी पड़ी और फिर वो पलंग पर लेट गई। वो गद्दा बहुत नरम था, शायद अजय का अपना पसंद था। फिर अजय भी सोफे पर लेट गया, चादर ओढ़ लिया। तब प्रीति चादर ओढ़कर सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में विचारों का तूफान मचा था कि एक अनजान इंसान के घर में वो रुकी थी। लेकिन अजय सज्जन लग रहा था, तो उसे डर नहीं लग रहा था। कमरे में बल्ब भी जल रहा था, जिसकी रोशनी सीधे आंखों पर पड़ रही थी, जिससे नींद नहीं आ रही थी। तो प्रीति ने धीमे स्वर में कहा, अजय जी, ये बल्ब बंद कर देते तो अच्छा होता। इस पर अजय बोला, हाँ, मैं भी बल्ब बंद करना चाहता था, लेकिन आपके लिए चालू रखा। तभी प्रीति ने कहा, नहीं, मैं तो रात में बल्ब बंद करके ही सोती हूँ। ठीक है, आपकी बात मानता हूँ, कहकर अजय ने बल्ब बंद कर दिया। अब कमरे में सन्नाटा छा गया, सिर्फ खिड़की से हल्की रोशनी अंदर झांक रही थी। अब दोनों सोने की तैयारी में थे, क्योंकि सफर की थकान बदन पर हावी थी और बस यात्रा की मुसीबतों की यादें मन में ताजा थीं। फिर कुछ ही देर में प्रीति को नींद आ गई। फिर पता ही नहीं चला कब सुबह हुई। सुबह कहीं से हल्की सी आवाज आई। तब प्रीति ने अपनी आंखें खोली और चादर मुंह से हटाई और सामने देखी। तभी अजय हंसकर बोला, गुड मॉर्निंग। तो प्रीति थोड़ा घबराकर बोली, गुड मॉर्निंग। तब उसने अजय की ओर देखा तो उसने कपड़े बदल लिया था और एक फिटिंग वाला टी शर्ट पहना था, जो उसके सुदृढ़ शरीर को और आकर्षक बना रहा था, और उसका लंबा चौड़ा कद उसे और भी सुंदर दिखा रहा था।
तो प्रीति कुछ पल तो उसे देखती ही रही, फिर खुद को संभाली। तभी अजय बोला, आप फ्रेश हो लीजिए, तब तक मैं चाय बनाता हूं। फिर प्रीति बाथरूम गई। वहां लाल दंत मंजन और कोलगेट रखा था। हालांकि उसके पास ब्रश नहीं था, तो उसने उंगली से दंत मंजन लगाकर दांत साफ किया, मुंह धोया, फिर शीशे में देखकर बाल ठीक किया और बाहर आई। बाहर आते ही किचन से चाय और दूध की खुशबू आ रही थी, तो प्रीति जाकर सोफे पर बैठी और अपने बैग की ओर देखी, तो बैग वैसे ही था जैसा रात में छोड़ा था। तो अब वो वापसी की तैयारी में थी। तभी अजय किचन से बाहर आया। तब उसके हाथ में चाय का 2 कप था। उसने कप प्रीति के सामने रखते हुए कहा, लीजिए प्रीति जी, अदरक वाली गर्मा गर्म चाय, इससे ताजगी आ जाएगी। इस पर प्रीति बोली, अरे आपने क्यों तकलीफ किया? तो अजय ने हंसकर कहा, तकलीफ कैसी, अपने लिए बना रहा था तो आपके लिए भी 1 कप और बना लिया। तब प्रीति उसकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुराई और चाय का कप उठा लिया। वो चाय इतनी शानदार थी कि कुछ पल के लिए रात के सफर की सारी थकान ही गायब हो गई। तब चाय पीते हुए प्रीति के मन में ख्याल आया, क्या ये यहाँ अकेले रहते हैं? ये ख्याल आते ही उसने पूछ लिया, अजय जी, क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं? इस पर अजय हंसा और बोला, नहीं, मेरी माँ मेरे साथ रहती हैं, लेकिन वो अभी गांव गई हैं। तब उसके इस जवाब से प्रीति के मन में अब 2 ही सवाल उठे, या तो वो शादीशुदा है या कुंवारा। तब उसने अजय को थोड़ा गौर से देखी, फिर इस बारे में पूछना उसे सही नहीं लगा, तो चाय खत्म करके उसने कप साइड में रखी और खड़ी हो गई। फिर बोली, अजय जी, आपने मेरी बहुत मदद की है, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। इतना कहकर वो दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। तभी कुछ याद आया और वो मुड़कर बोली, आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है? इस पर अजय हंसकर बोला, हाँ जरूर। फिर प्रीति ने अपना फोन निकाला और उसका नंबर अपने फोन में सेव किया और उसे एक मिस्ड कॉल दिया। तब अजय का फोन टेबल पर रखा था। तभी रिंग बजी और वो बोला, हाँ आपका कॉल आ गया। तभी प्रीति हल्के से हंसी और बोली, शुक्रिया, फिर मिलते हैं कभी। फिर अजय ने कहा, हाँ जरूर। फिर प्रीति घर से बाहर निकली, ऑटो पकड़ी और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचते ही उसकी माँ ने पूछा, कहाँ थी तू? कितने फोन किए, तूने उठाया नहीं और वहां से भी कुछ बताया नहीं। इस पर प्रीति हंसकर बोली, माँ सफर में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूं, फिक्र मत करो। फिर वो घर में गई, फ्रेश हुई और अपने कामों में लग गई। अब अजय से मिले 5 दिन बीत चुके थे, लेकिन उसका अच्छापन और सभ्यता बार बार प्रीति के मन में घूम रहा था। तब कहीं ना कहीं उसे एक उम्मीद थी कि अजय उसे एक बार फोन तो जरूर करेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। जबकि उसका शांत और सौम्य स्वभाव प्रीति को और ज्यादा आकर्षित कर रहा था। तो छठे दिन सुबह प्रीति से रहा नहीं गया, तो उसने खुद ही अजय को फोन किया। तब पहली बार फोन का रिंग लंबा बजा, लेकिन उसने उठाया नहीं। फिर 5 मिनट बाद अजय का कॉल आया, तो प्रीति ने उत्सुकता से फोन उठाया और कहा, हेलो। तो उधर से अजय की शांत लेकिन मधुर आवाज आई, हेलो प्रीति जी, आप कैसी हैं? तब उसकी आवाज में थोड़ा सा घबराहट थी, शायद उसे प्रीति के फोन की उम्मीद नहीं थी। तो प्रीति ने फटाफट जवाब दिया, आपकी याद आई तो फोन किया। इस पर अजय धीरे से बोला, अच्छा, बहुत अच्छा किया। फिर उनकी बातें शुरू हो गईं। क्या बोले, कैसे बोले, पता ही नहीं चला, क्योंकि गपशप इतनी रंगीन थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी प्रीति के फोन पर दूसरी तरफ से वकील का कॉल आने लगा, तो उसने अजय से कहा, सुनिए, मेरा एक जरूरी कॉल आ रहा है। इस पर अजय बोला, कोई बात नहीं। तभी प्रीति ने जल्दी से पूछा, अभी कॉल काटिए मत, वैसे आप आज क्या कर रहे हैं? तो अजय ने कहा, कुछ खास नहीं, थोड़ा बाहर जाना है। तो प्रीति ने हिम्मत करके पूछा, क्या हम आज मिल सकते हैं या फिर कल? तब उधर कुछ पल खामोशी छाई रही, तो प्रीति को लगा कहीं कॉल कट तो नहीं गया, लेकिन स्क्रीन पर कॉल चालू दिख रहा था। तभी अजय ने शांत स्वर में जवाब दिया, हाँ ठीक है, कहाँ मिलना है? तो प्रीति बोली, लोधी गार्डन में, कल सुबह 10 बजे, चलेगा? इस पर अजय ने कहा, हाँ ठीक है। फिर कॉल कट हो गया। अगले दिन सुबह प्रीति बहुत उत्साह से उठी।
तब उसके मन में एक अजीब सा जोश था। तब अपनी माँ को बताकर वो तैयार हुई और 8 बजे घर से निकल पड़ी और ठीक 9:40 पर वो लोधी गार्डन पहुंच गई। तब गार्डन में कुछ ही लोग आए हुए थी, तो एक बेंच पर बैठकर वो अजय का इंतजार करने लगी। लेकिन तब प्रीति के मन में उथल पुथल मची थी। क्या अजय आएगा? कहीं उसने मुझे बेवकूफ तो नहीं बनाया? लेकिन नहीं, वो ऐसा कुछ करेगा ऐसा नहीं लगता। तभी उसका फोन बजा तो स्क्रीन पर अजय का नाम दिखा। तो उसने जल्दी से फोन उठाया तो अजय ने पूछा, हेलो, आप कहाँ हैं? तो प्रीति ने कहा, मैं यहाँ हूँ, गार्डन के बाईं तरफ गुलाब के पौधों के सामने, बस आ रहा हूँ। इतना कहकर अजय ने फोन काट दिया। इधर अब प्रीति की धड़कनें तेज हो गईं। उसने खुद को देखा, दुपट्टा ठीक किया। उसने रंग बिरंगा स्लीवलेस टॉप और मैचिंग दुपट्टा पहना हुआ था। तब कुछ ही पलों में वो अजय को दूर से अपनी ओर आते देखकर खड़ी हो गई। तब उसे देखते ही उसका दिल और जोर जोर से धड़कने लगा। तभी अजय पास आया और हंसकर बोला, सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। इस पर प्रीति ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, बस 10 मिनट की देरी हुई है। तभी वो थोड़ा घबराई हुई बेंच पर बैठ गई। तब चारों तरफ हवा में लहराते पेड़ों की छांव, पक्षियों की चहचहाहट और उनके बीच की खामोश बातों ने एक रोमांटिक माहौल बना दिया था। इसके साथ ही अजय का सादा और सच्चा व्यक्तित्व धीरे धीरे प्रीति का दिल जीत रहा था। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात शुरू कैसे करे। तभी उसने अजय की ओर देखकर धीरे से पूछा, आपका गांव कहाँ है? तो अजय बोला, मेरा गांव दिल्ली के पास ही है, माँ वहीं रहती हैं, वो अभी अगले 20 दिन तक गांव में ही रहेंगी। इस पर प्रीति ने पूछा, अच्छा, तो खाना पीना कैसे मैनेज करते हैं? इस पर अजय हंसकर बोला, एक टाइम बाहर से मैनेज कर लेता हूं और एक टाइम घर पर जो बन जाए वही खा लेता हूं। तब उसके सादे और मजेदार जवाब पर प्रीति भी हंस पड़ी। तब वो प्रीति के कपड़ों को ही देख रहा था, जैसे कुछ पूछना चाहता हो, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसलिए कुछ पल खामोशी में बीते। फिर आखिरकार अजय ने पूछ ही लिया, और आपके मिस्टर वो कहाँ रहते हैं? तब ये सवाल सुनकर प्रीति थोड़ा चुप हो गई। तभी अजय ने फौरन सॉरी कहते हुए घबराकर पूछा, कुछ गलत तो नहीं पूछ लिया? इस पर प्रीति ने शांत स्वर में कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सच कहूं तो मेरे पति के साथ मेरी कुछ दिक्कतें थीं, इसलिए हमारा लखनऊ कोर्ट में केस चल रहा है और हमारे तलाक की प्रक्रिया शुरू है। तब उसके जवाब से अजय थोड़ा गंभीर हो गया। फिर उसने नम्रता से कहा, सॉरी, मुझे नहीं पता था। तभी प्रीति ने अजय की ओर देखकर कहा, अजय जी, आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? जिंदगी है, इसमें अच्छा बुरा तो चलता ही रहता है। वैसे भी भगवान किसी को परफेक्ट जिंदगी नहीं देता। इस पर अजय हंसकर बोला, सच कहा प्रीति जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तब उसकी आंखों में प्रीति के लिए इज्जत साफ झलक रही थी। तब बातों बातों में वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला। जब प्रीति को प्यास लगी तो उसने पर्स से छोटी सी पानी की बोतल निकाली और एक घूंट पीकर उसने अजय को दी। फिर अजय ने उसी बोतल से पानी पिया और धीरे से थैंक यू कहा। तब उसके सादी व्यवहार से प्रीति को बहुत अपनापन महसूस हुआ। तभी अजय ने पूछा, कुछ नाश्ता कीजिएगा? तो प्रीति बोली, नहीं, मैंने कर लिया है, लेकिन अगर आपको करना है तो चल सकते हैं। फिर अजय उसे पास के रेस्टोरेंट में ले गया। फिर दोनों ने मजे से छोले भटूरे खाया। खाने के बाद प्रीति ने बिल देने के लिए पर्स से पैसे निकाली। तभी अजय बोला, रहने दीजिए, मैं दे दूंगा। तब उसके इस रिस्पेक्ट भरा स्वभाव से प्रीति को बहुत अच्छा फील हुआ। तब नाश्ते के बाद वक्त कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। अब दोपहर का 2 बज गया था। तो आखिरकार अजय ने हंसकर कहा, चलो प्रीति जी, अब चलते हैं, फिर कभी मिलते हैं। इस पर प्रीति ने भी हंसकर कहा, हाँ जरूर, लेकिन आपको एक बार मेरे घर जरूर आना चाहिए, फिर हमें ये दोस्ती निभानी चाहिए। इस पर अजय बोला, हाँ जरूर आऊंगा, आपका न्योता मंजूर है। फिर प्रीति ने शरारती लहजे में पूछा, वैसे कब आ रहे हैं? इस पर अजय ने जवाब दिया, 4-5 दिन बाद शाम को आ जाऊंगा। तभी प्रीति ने कहा, शाम को सिर्फ आना ही नहीं है, आपको मेरे घर पर खाना भी खाना पड़ेगा। तो अजय ने शरारती भरे लहजे में जवाब दिया,
ठीक है, और फिर दोनों हंस पड़े। इसके बाद घर लौटने के बाद प्रीति बार बार अजय के ख्यालों में ही खोई रहती, क्योंकि उसका सादापन और संयम उसके मन को बहुत भा रहा था। और ये बात उसे सबसे खास लगी कि अजय ने उसके अतीत के बारे में ज्यादा सवाल नहीं किया, इसलिए तो उसके व्यवहार में एक अनोखा जादू जैसा उसे लग रहा था, जो प्रीति के दिल को बार बार छू रहा था। सोमवार का दिन था। उसकी मम्मी पापा एक शादी में गए थे और प्रीति घर पर अकेली थी। तब अजय के विचारों ने उसके मन को पूरी तरह जकड़ लिया था। तभी आखिरकार उसने शाम को अजय को खाने का न्योता देने के लिए फोन किया। तब अजय ने खुशी खुशी हामी भर दिया। वैसे भी उसने 4-5 आने को कहा था, तो आज आता ही, लेकिन उससे पहले ही प्रीति ने कॉल कर दिया। फिर शाम होते ही प्रीति की बेचैनियां बढ़ने लगी। वो तरह तरह के खाने बनाने लगी। जब शाम का 8 बजा, तब दरवाजे की घंटी बजी तो प्रीति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर उसने दरवाजा खोला। तब दरवाजा खोलते ही अजय के चेहरे पर शांत सी मुस्कान देखकर प्रीति के चेहरे पर भी हंसी खिल गई। फिर अजय अंदर आकर सोफे पर बैठा और प्रीति रसोई में चली गई और खाना बनाने लगी। तब उसने पनीर की सब्जी, टूप लगी रोटियां, खड़ी और साथ में तीखा सलाद बनाया। तब कम वक्त में खाना तैयार हो गया। फिर दोनों टेबल पर बैठकर गपशप करते हुए खाना खाने लगे। तब खाना खाते खाते मजेदार बातें होती रहीं। तब अजय ने प्रीति के खाने की तारीफ करते हुए कहा, प्रीति जी, इतनी मजेदार पनीर की सब्जी, सलाद और खड़ी, बहुत दिनों बाद घर का खाना खाने का मजा आया है। तब उसकी तारीफ से प्रीति का मन खुशी से भर गया। फिर खाना खत्म होने के बाद दोनों सोफे पर बैठे, टीवी चालू किया और हल्की फुल्की बातें करने लगे। तभी प्रीति ने हंसकर पूछा, अजय जी, आपको आइसक्रीम पसंद है? तो अजय ने शरारती अंदाज में कहा, सच कहूं तो खाने के बाद कभी आइसक्रीम नहीं खाई है, लेकिन आपकी बात कैसे टाल सकता हूं। तभी प्रीति ने फौरन फ्रिज से 2 आइसक्रीम निकाली, एक अजय को दी और दूसरी खुद ली। फिर दोनों साथ में आइसक्रीम खाने लगे। तब भी अजय का सादापन और स्वभाव प्रीति को बहुत भा रहा था। तब आइसक्रीम खत्म होने के बाद दोनों फिर से सोफे पर बैठ गए। फिर अजय ने कहा, आपका मोबाइल तो बहुत अच्छा है, कौन सा है? तो प्रीति ने हंसकर जवाब दिया, सैमसंग का है, ज्यादा महंगा नहीं लेकिन अच्छा है। तभी अजय थोड़ा और करीब सरक गया और प्रीति के हाथ पर हल्का सा छूते हुए बोला, कोई मजेदार कॉमेडी वीडियो दिखाइए ना। तो प्रीति ने मोबाइल पर कुछ मजेदार रील्स चलाई। फिर दोनों देखकर खूब हंसे। तब उस हंसी और बातों में दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए थे। तभी अजय ने प्रीति के कंधे पर हल्के से हाथ रखा तो प्रीति थोड़ा घबरा गई, लेकिन कुछ बोली नहीं, क्योंकि उसके स्पर्श में एक खास तरह का अपनापन था। लेकिन धीरे धीरे अजय ने उसे अपनी ओर खींच लिया। तब उसकी आंखों में साफ साफ भावनाएं झलक रही थीं, तो प्रीति ने भी उसे रोका नहीं। तब उनके चेहरे आसपास आए और अनायास ही दोनों के होंठ एक दूसरे को हल्के से छू गए। उस पल में प्रीति का मन और शरीर अजय के स्पर्श से सराबोर हो गया। तभी अजय ने उसे धीरे से सोफे पर लिटाया और उसकी गर्दन पर हल्का सा चुंबन दिया, जिससे प्रीति के बदन में जैसे बिजली सी दौड़ गई। तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस लम्हे का आनंद लेने लगी। फिर अजय ने उसके बालों पर हाथ फेरा, दुपट्टा साइड में किया और दोनों प्यार की एक अनोखी दुनिया में खो गए। उस रात अजय ने उसे भरपूर प्यार दिया और प्रीति ने भी पूरे दिल से उसका साथ दिया। तब एक दूसरे की बाहों में वो रात प्रीति के लिए अविस्मरणीय बन गई। सुबह जब प्रीति की आंख खुली तो अजय उसके पास ही था। तब उसे शांत सोते देख प्रीति का मन उसकी रात की प्रेम भरी यादों से भर गया। फिर वो उठी, कपड़े ठीक की, नहाई और नाश्ता तैयार किया। तब नाश्ते के दौरान अजय ने कहा, प्रीति एक बात कहूं? तो प्रीति ने जवाब दिया, हाँ कहिए ना। तो अजय बोला, प्रीति कल की रात मेरी जिंदगी की सबसे खास रात थी। तब उसने रात के उन पलों को इतने प्यारे शब्दों में बयां किया कि प्रीति के मन में उसके लिए इज्जत और भरोसा और बढ़ गया। फिर नाश्ते के बाद अजय जाने की तैयारी करने लगा। तब जाते वक्त अजय ने प्रीति का हाथ थामते हुए कहा, प्रीति जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम्हारे साथ ने इसे और भी हसीन बना दिया।
तब उसके इन शब्दों से प्रीति का मन खुशी से झूम उठा। फिर वो हंसकर उसे विदा दी और अजय अपने घर चला गया। इधर प्रीति घर का सामान समेटने में लग गई। तभी उसे सोफे पर अजय का पर्स पड़ा दिखा। तो उत्सुकता से उसने पर्स खोला तो उसमें एक पहचान पत्र था जिसमें लिखा था अजय एलोन, अविवाहित। तब ये देखकर प्रीति का आनंद और दोगुना हो गया, क्योंकि अजय अभी कुंवारा था। तो ये ख्याल उसके मन में उम्मीद की किरण जगा गई। लेकिन तभी उसके मन में एक और सवाल उठा कि वो अभी पूरी तरह आजाद नहीं थी। उसका तलाक अभी पूरा नहीं हुआ था। तो उसे लगा कि इस नए रास्ते पर चलने से पहले उसे खुद को पूरी तरह मुक्त करना होगा। तब प्रीति ने ठान लिया कि अब उसे अपने पति से तलाक ले ही लेना है। वैसे भी वो खुद उससे अलग होने को बेताब था, फिर वो क्यों जबरदस्ती रिश्ते को थामे रखे। तब इस ख्याल ने उसके मन को और मजबूत कर दिया। फिर उसने फैसला किया कि अब वो अपनी जिंदगी अपने हक से जिएगी। उसी दिन अजय का फोन आया और उसने कहा, प्रीति कल सुबह मेरे घर आ जाओ ना। तब प्रीति ने थोड़ा सोचा और बोली, हाँ ठीक है, मैं कल आऊंगी। तब अजय की बातों से उसे लगा कि वो उससे मिलने को बहुत उत्सुक है। लेकिन उसके मन में एक उलझन थी, कहीं अजय उसे सिर्फ शारीरिक सुख के लिए तो करीब नहीं ला रहा, क्योंकि उनके बीच जो रिश्ता बन रहा था उसे क्या नाम दे, ये जवाब उसके पास भी नहीं था। लेकिन अगले दिन ठीक समय पर प्रीति अजय के घर पहुंची। फिर दरवाजा खुलते ही अजय ने उसे गले से लगा लिया और बोला, प्रीति जी, आपकी बहुत याद कर रहा था। उस दिन तो मन कर रहा था कि आपकी छोड़ूं ही नहीं और हमेशा के लिए आपके साथ ही रहूं। तब उसके इन शब्दों से प्रीति का दिल खुशी से भर गया। फिर अजय ने उसे हल्के से चूमा, लेकिन प्रीति ने उसे रोकते हुए कहा, अजय रुक जाओ, मुझे कुछ कहना है। हाँ बोलो ना प्रीति, अजय ने चिंतित स्वर में कहा। तो प्रीति ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अजय मेरी शादी पहले हो चुकी है। आपको पता है कि मेरा तलाक का केस लखनऊ कोर्ट में चल रहा है, इसलिए मैं अभी पूरी तरह आजाद नहीं हूं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या आप मेरा जिंदगी भर का साथी बनोगे? क्योंकि मुझे सिर्फ शारीरिक सुख के लिए कोई नहीं चाहिए, बल्कि मुझे जीवन साथी चाहिए। अगर आप तैयार हो तो मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं। तब ये सुनकर अजय के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने अचानक प्रीति को दोनों हाथों से पकड़कर अपने गोद में उठाया और हंसकर बोला, प्रीति जी, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। वैसे भी मुझे आपके अतीत से कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ आपका भविष्य का हिस्सा बनना चाहता हूं। इसलिए आप जैसी है मुझे वैसी ही चाहिए। मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ है और वो मेरे फैसले को जरूर मंजूर करेंगी। बस आप अपने घर वालों से इजाजत ले लीजिए। इस पर प्रीति खुशी से बोली, ठीक है अजय जी, मैं अपने घर वालों से बात करती हूँ। उस दिन दोनों ने फिर से प्यार भरे पल साथ बिताए। फिर शाम को प्रीति अपने घर लौटी। तब उसके मम्मी पापा गांव से वापस आ चुके थे। तो प्रीति ने उन्हें अजय और अपने बारे में सब कुछ बताया और आखिर में बोली, मम्मी पापा, अजय मुझसे शादी करने को तैयार है, बस आपकी रजामंदी चाहिए। इस पर उसकी मम्मी पापा ने उसकी आंखों में देखा और बोले, बेटी, तेरी फैसले को हमारी पूरी सहमति है। बस तू अजय के साथ खुश रहना, यही हमारी खुशी है। हमें और क्या चाहिए। फिर जल्द ही प्रीति और अजय की शादी पक्की हो गई और उनका विवाह बड़े धूमधाम और खुशी से संपन्न हुआ। शादी के बाद प्रीति और अजय ने एक दूसरे के साथ नई और खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत किया। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको प्रीति की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर किसी नई कहानी में मुलाकात होगी। बाय।